नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। इस वक्त छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस बीच एक गजब की उत्सुकता बनी हुई है कि किसके पक्ष में माहौल बना हुआ है। टीवी के सामने आंखें लगाए लोग रिमोट से चैनल बदल बदल कर समझने की कोशिश कर रहे थे कि कितने प्रतिशत वोट हुआ। इस वक्त जब मतदान लगभग संपन्न हो चुका है, फाइनल वोटिंग परसेंटेज सामने आने के पहले हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार ट्रेंड बदल रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। जब 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए मतदान हुए थे तो उसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट आई वो हैरान करने वाली है। अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बदलता दिखा और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने अचानक अपनी घोषणा पत्र से अलग जाकर एक नई योजना को सामने रखा जिसका नाम रखा छत्तीसगढ़ गिरी लक्ष्मी योजना। ऐसी योजना जो कि 90 सीटों के लिए नहीं थी, सिर्फ 70 सीटों के लिए थी, क्योंकि 20 सीटों के चुनाव हो चुके थे। इस तरह की योजना को लाने का मकसद भी साफ था। राजनीति के पंडितों को समझने में देर नहीं लगी कि यह मामला बदल चुका है। कहीं ना कहीं मातारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होती नजर आई। इस बीच हमारे स्टूडियो में मशहूर राजनीतिक विश्लेषक जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, समझने की कोशिश की, संतोष तिवारी। ये वो शख्सियत है जिन्होंने घूम घूम कर पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रेंड समझने की कोशिश की। विश्लेषक हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को गहराई से समझने वाले हैं। आज हमारे बीच हैं संतोष तिवारी। स्वागत है आपका संतोष जी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हालात हैं छत्तीसगढ़ के जमीनी और चुनाव को लेकर के जो आपने विश्लेषण किया, आपके बारे में जैसे जानकारी मिली, आप विधानसभा गांव-गांव गए, लोगों से मिले, बाकायदा कुछ डेटा तैयार किया, आपके पास कुछ अच्छी स्टडी है, आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों को इस बारे में। जो माहौल बदला है पिछले 20-25 दिनों में, ये अपने आप में एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। पहले चरण के चुनाव में जो 20 सीटों में मतदान हुआ और उसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है उससे ऐसा स्पष्ट महसूस हो रहा है कि भाजपा को एक क्लियर बढ़त मिल रही है और इसके कारण उनकी जो है बाछें खिली हुई हैं उनके नेताओं की, और दुगने जोश के साथ वो लोग लगे हुए हैं। अगर आप यही 6 महीने पहले चले जाएं तो कहीं से भी भूपेश सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी जैसा बहुत इफेक्ट नहीं दिख रहा था। शायद अंदर अंदर में गाँव में रहा भी हो, वो अब खुलकर सामने आने लग गया है। जब भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की तो उस समय में कुछ कैंडिडेट और कुछ उम्मीदवारों को लेकर लोगों के बीच में कुछ असंतोष या कुछ आश्चर्य की भी बातें थी, कुछ नए चेहरे आए। पर उसके बाद जब भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें की चीज़ों को जनता तक भाजपा पहुंचाने में ऐसा लगता है कि सफल रही और उसका क्लियर प्रभाव पिछले 15 दिनों में दिखाई दे रहा था। ये आपने एकदम गहरी बात कही। घोषणा पत्र का साफ तौर पर असर तो दिख ही रहा था, लेकिन बैक टू बैक जिस तरह से एक बहुप्रतीक्षित मांग थी कि धान की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाया जाए, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति ने उसे बहुत गहराई से लिया और 3100 रुपये धान की कीमत एक मुश्त करने की बात की। हालांकि कांग्रेस ने भी 3200 कीमत रखी, लेकिन एक मुश्त वाली बात नहीं आई। एक योजना उसमें जो है महतारी वंदन, जो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हुई, ऐसा माना जा सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? फर्क तो बहुत पड़ेगा। ये जो योजना महतारी वंदन योजना भाजपा ने जिसमें 12,000 रुपये देने की बात की है, प्रति माह 1000 रुपये मुख्यमंत्री जी की पत्नी को भी मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, और इसके अलावा आपके घर में काम करने वाली या किसान की महिला को भी मिलेगा। 50% के लगभग हमारे राज्य में महिला मतदाताएं हैं। वो भी सोचने पे, इस बारे में विचार करने पर बाध्य हुए और उन्हें ये योजना काफ़ी भाई है। जो मैं गांव-गांव घूमकर देखता रहा, कोटा विधानसभा जैसी छोटी सी जगह पर 50,000 फॉर्म महतारी वंदन के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लाकर भर लिए थे। उसके बाद में जब कांग्रेस ने दूसरी योजना पर उसको वो जनता तक पहुंचा नहीं पाए। एक दूसरी बात और है कि जनता के बीच में मोदी सरकार के ऊपर में, मोदी जी के घोषणाओं के ऊपर में बहुत ज़्यादा विश्वास है। थोड़ा सा अविश्वास कांग्रेस के विरुद्ध दिखाई दिया, जैसा उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की बात की थी और उसको नहीं किया, घर घर शराब पहुंचाने का काम किया। संतोष जी, जो मेरी जानकारी है कि आपके पास वो जानकारी है कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है, जीत कौन रहा है, सरकार किसकी बन रही है। आप कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और मैं खुद भी जानने को इच्छुक हूँ। आप मुझे बताएंगे कि कैसे हालात हैं। ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा जब मतगणना होगी, लेकिन आप जल्दी से बता दीजिए कि कैसे हालात हैं। देखिए, अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे पवन जी, तो पिछली बार जो चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के मतों का अंतर था वो लगभग 10.3 था।
परंतु एक और बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य मैं नंबर्स पे जाना चाहूँगा कि नॉन भाजपा नॉन कांग्रेस 22% वोट थे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और अजीत जोगी जी की पार्टी जोगी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर 7.8 और 3.6% वोट इनको मिले थे, और ये साथ में मिलकर चुनाव लड़े, लगभग 11% से ज्यादा, लगभग 11% के आसपास, उससे ज्यादा, और ये मिलकर चुनाव लड़े थे। इस बार ये अलग अलग लड़ रहे हैं। मैं विशेषकर रेणु जोगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था, और वहां पर जो मतदाताओं के बीच में जबरदस्त, मतलब अब जोगी कांग्रेस इस समय में पूरी तरह पटल से गायब है, जिसको 7.8% वोट मिले थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उनके काफी वोट इन दोनों पार्टियों में से किसी तरफ बटेंगे। और दूसरी बात यह कि निर्दलीय और अन्य पार्टियां भी 9% वोट लेकर आई थी। भारतीय जनता पार्टी 33.6, कांग्रेस 43.9% वोट थे। तो ये जो 10% का अंतर है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मतों को लगभग 6 से 7% बढ़ा लिया है, और कांग्रेस के कुछ कम होने हैं। तो अगर ये जहां भारतीय जनता पार्टी 6 से 7% वोट बढ़ा लेती है, वोट शेयर अपना, तो उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा, अगर आप 2013 के आंकड़ों पे जाएंगे तो दोनों के बीच में मतों का अंतर, प्रतिशत डिफरेंस जो था वो 0.72 था। 0.72 पे सीट्स का अंतर जो है वो सरकार 10 से 11 का हो गया था। आप ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल 0.7% वोट ज़्यादा लेकर सरकार बना लिए थे। इस बार 10% का अंतर होने से 68 और 14-15 का रेशियो आ गया था। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इस कारण ऐसा लग रहा है कि बदलाव संभव है। बदलाव संभव है, ये तो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी भी बता रही है। जमीनी हकीकत यह है कि गांव-गांव हम भी गए, मैंने खुद इसका अध्ययन किया और महसूस करने की कोशिश की, खासकर जब बात साजा जैसे विधानसभा की आती है, जहां कद्दावर विधायक, मंत्री, 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे, यदि मैं 2013 से और 18 का 5 साल वो छोड़ दूं तो लगातार रविंद्र चौबे जीतते रहे हैं। उनकी हालत इस बार बहुत खराब है। कमोबेश ऐसे ही हालात उनकी पड़ोसी विधानसभा कवर्धा में भी देखने को मिला, ऐसे ही हालात आसपास के और विधानसभा में देखने को मिला। कई कद्दावर मंत्री और प्रभावशाली नेता घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आपको क्या सच्चाई लग रही है? देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस बार कोई भी अपनी सीट को सुरक्षित और जीता हुआ नहीं मान रहा है, और नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, और जनता पूरी तरह अपना मन बना रही है कि उसे किस क्षेत्र में कहाँ कैंडिडेट के ऊपर वोट करना है और किस क्षेत्र में कहाँ पार्टी के ऊपर में वोट करना है। अच्छा, तो ये गहराई से बदले हुए दौर में जनता सोचने लगी है। एक बात और उड़कर चली आ रही है कि डॉक्टर रमन सिंह कुछ परेशान लग रहे हैं राजनांदगांव में, और वो भी कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन रही है, उन क्षेत्र के मतदाताओं से मिलते हुए, बात करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनांदगांव में जहां डॉक्टर रमन सिंह हैं, उनका सीट वो निकाल लेंगे। कठिन है पर निकाल लेंगे। कठिन है पर निकाल लेंगे। पाटन के बारे में क्या आपका कहना है? पाटन विधानसभा अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 वर्षों में 3 बार चाचा भतीजा आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होते रहे हैं, और भूपेश बघेल जी इस समय में वहाँ पर सिटिंग सीएम है, ये उनके पक्ष में जाता है। परंतु पिछले 3 बार के इनके मुकाबलों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कभी भी 9,500 मतों से ज़्यादा का अंतर नहीं रहा है। और इस बार अगर आप इस विधानसभा में देखेंगे तो 3 मुख्य जातिगत समीकरण बनते हैं: साहू समाज, कुर्मी समाज और सतनामी समाज। कुर्मी समाज अपना मुख्यमंत्री चाहे, शायद हो सकता है वो भूपेश बघेल जी के पक्ष में जाए, परंतु साहू समाज कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सिंपैथी रख रहा है हमारे विजय बघेल जी के साथ, और सतनामी समाज जो है वो अपने आप में काफ़ी गेम चेंजर शायद इस पर्टिकुलर सीट के लिए साबित होगा। मुझे ऐसा लगता है हमें किसी अप्रत्याशित रिजल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, यानी अप्रत्याशित का सीधा मतलब है, क्योंकि वहाँ पे एक जोगी कांग्रेस के अमित जोगी भी खड़े हुए, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मामला त्रिकोणी होगा, लेकिन खाली पब्लिसिटी से ज़्यादा वो कुछ नहीं लगा। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि मामला अप्रत्याशित होगा, तो क्या ऐसा मान के चलें कि विजय बघेल वहां से सीट निकाल सकते हैं पाटन से? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि जो जीत का अंतर है, ध्यान रखिएगा, जो भी मत मिलेंगे अमित जोगी जी को, वो काफी हद तक कांग्रेस के ही वोटों में सेंध पड़ेगी। विशेषकर जो धर्मांतरित समाज के कुछ लोग हैं वो भी शायद उनके पक्ष में वोट करेंगे। तो
बाकी तो नतीजे 3 दिसंबर को पता चलेंगे। अच्छा, एक अहम बात मुझे बताइए कि एक मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उठाया, लेकिन पूरे चुनाव में वो कहीं बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर नहीं आया। क्या ग्राउंड पे धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा कहीं आपको नजर आया? जैसे बीरनपुर में जो भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी 8 अप्रैल को, इसके पहले 3 अक्टूबर 2021 को जब कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, और इसी तरह से बस्तर में भी वहाँ धर्मांतरण को लेके काफ़ी बवाल मचा। तो कहीं कुछ मुद्दा आपको लगा भी कि खाली हवा हवाई थी सारी बात? देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि दोनों पार्टियों के कोर वोटर्स लगभग स्टेबल हैं, पर जो 20-25% का फ्लोटिंग वोटर होता है जो अन्य पार्टियों की तरफ जाता है या फिर कभी इस बार भाजपा की तरफ है, उस बार कांग्रेस की तरफ है, उनके बीच में ही ये विषय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो विषय धर्मांतरण का। मैं व्यक्तिगत रूप से कवर्धा गया, मैं भोरमदेव गया, मैं शाजा गया, मैं धमधा से लेकर और अहिवारा से लेकर दुर्ग और रायपुर ग्रामीण के जगहों में गया। ध्यान रखिएगा, इवन बस्तर के अंदर में धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये भावना है कि इस सरकार में धर्मांतरण के विरुद्ध कोई रोक नहीं लगी और प्रलोभन बेस्ड जो धर्मांतरण होते रहे हैं, जिसके आरोप लगते रहे हैं, उसको इस सरकार ने शह दिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को पिछली बार वोट दिए थे, लेकिन कवर्धा के ध्वज के अपमान की घटना हो, चाहे बीरनपुर में जो घटना हुई है, इस घटना से लोग क्षोभित हैं और वो लोग दूसरी तरफ वोट देने की बात सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये मत भूलिएगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसने लोगों की भावनाओं को छुआ है। मेरे अपने खेत में जो किसान काम कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा तो बोले हम मोदी जी के साथ हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए हमारा राम मंदिर बना दिया। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार यहाँ दौरा हुआ, सभाएं हुई और उन्होंने जोर शोर से एक महादेव ऐप का विषय भी रखा और घोटालों की बात सीधे तौर पर नाम लेकर के यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की और इस स्तर पर बातचीत की जिसकी उम्मीद आमतौर पर प्रधानमंत्री से नहीं रहती है। उन्होंने सतह की बात की और जिसका काउंटर अटैक भी कांग्रेस की ओर से आया। जब ये विवाद बढ़ा तो एक माहौल दूसरे तरफ भी निर्मित हुआ। मैं अब इस मुद्दे पर जानना चाहूँगा कि क्या महादेव ऐप और घोटाला, इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब हुई, इसका कहीं नुकसान होता दिख रहा है क्या? देखिए, मैं आपको बुजुर्ग लोगों से बात की हुई की बात का आपको सारांश बताता हूँ। बुजुर्गों की सबसे बड़ी घोटाले उन्होंने जीवन में कई देखे हैं। गोबर घोटाला भी हुआ है, वो भी है, लोग एक बार उसको फिर भी एक बार नज़रअंदाज करें बाकी चीज़ों के मुकाबले। लेकिन ये जो महादेव ऐप का घोटाला हुआ है, जिसमें लोगों को लग रहा है कि युवाओं को जुए और सट्टे की लत में डाला जा रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है, जिसके कारण 508 करोड़ की बात हो या ओवरऑल महादेव ऐप घोटाला जो है सट्टा खिलाने का पूरे राज्य में, और ऐसा लग रहा है लोगों के मन में, लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसको सरकारी संरक्षण प्राप्त था, तो ये डेफिनेटली एक अपने आप में इशू है जिसको बहुत सारे लोग सेंसिटिवली ले रहे हैं और इसका इफेक्ट पड़ेगा। इससे जरूर राज्य सरकार की छवि खराब हुई है। राज्य सरकार ने शुरू से अपनी कोशिशें जारी रखी। एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह थी जहाँ से राम है, रामायण है, गोबर है, गाय है, रामायण प्रतियोगिता है, राम वनगमन पथ है, तमाम ऐसे मुद्दे जो सेंसिटिव इश्यूज को कह सकते हैं। और ये बताने की कोशिश की गई कि हम राम के ननिहाल से जुड़े हैं, हमने माता कौशल्या का मंदिर बनाया, ऐसे ढेर सारे मुद्दे रहे। लेकिन इस समय जब आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के चुनाव में खास करके राम मंदिर और ये धार्मिक मुद्दा, जिसे राजनीति की भाषा में हिंदुत्व कहा जाता है, तो ये हिंदुत्व का मुद्दा कहीं हावी होता दिख रहा है क्या? छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो बहुत ही धर्म प्रेमी जनता है। अगर आप देखेंगे तो पर्व त्यौहार में, अभी जैसे पिछले 8 दिन से दीपावली के पर्व के समय में सारे लोग अपने गांव चले गए, सभी लोग अपने गांव में जा रहे हैं। अब गांव-गांव में लोगों के मन में जो उत्साह, अगर आप कवर्धा में या दूसरी जगह पे देखेंगे, बहुत उत्साह है। और राम मंदिर की जो बात है, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही ज़्यादा आह्लादित है कि 500 वर्ष के बाद देश में राम मंदिर बन रहा है। ये मुद्दा है लोगों के मन में और इसके कारण लोग मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, ऐसा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है। एक चीज़ जो समझने वाली है और पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है, पूरा ध्यान धर्मनगरी कवर्धा की तरफ भी है, जहाँ से कद्दावर मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता ने 2018 के चुनाव में जब दिल खोल के वोट दिया उन्हें, 59,000 से कुछ ज़्यादा, लगभग 60,000 की लीड दिलवा करके, सर्वाधिक अब जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से। ये समझने वाली बात है कि वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के इतने ज़्यादा मतदाता नहीं है, बावजूद इसके भारी उनको जीत दिलाई। अब लेकिन क्या हालात है? विजय शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव है, युवा है, और जो भगवा ध्वज का अपमान हुआ था
मुद्दे पर वो गिरफ्तार भी हुए थे और कहीं ना कहीं वो एक चेहरा बने थे। अब जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे हर कोई समझ रहा है कि किस तरह से वहाँ हिंदू मुस्लिम दो भागों में बातें बटी हुई है। क्या इसका फायदा कहीं कवर्धा मिलता नजर आ रहा है? किसकी स्थिति मजबूत है कवर्धा में? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट 3 तारीख को रिजल्ट में जो भी आए, अभी फिलहाल विजय शर्मा जी को काफी तेज बढ़त दिखाई दे रही है। शहरी क्षेत्र में उनको लोगों ने, विशेषकर लोग काफी आहत हुए थे जिस तरह से राज्य सरकार ने कवर्धा में ध्वज के अपमान की घटना तो शहर की बात हैंडल किया था। और गाँव में 2 विशेष मुद्दे कवर्धा में मुझे समझ में आए। एक कर्ज माफी, जिसके बारे में किसान विचार कर रहा था, जो कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि हम कर्ज माफी करेंगे, तो लोग उसके बारे में सोच रहे थे। दूसरी बात थी कि धान की एमएसपी, जो भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त करके और पहले घोषणा करके उन्होंने लोगों के बीच में एक थोड़ा प्रभाव बनाया था। हालांकि कांग्रेस ने बाद में उसको 3200 किया है, लेकिन लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं ये 4 टुकड़े में कब मिलेगा। किसान रोज कमाने रोज खाने वाला है, उसको एक मुश्त पैसा मिलता है। कुछ लोगों ने हमें जो ग्राउंड पर बताया वो ये बताया कि भाई हमारे लिए 3100 एक मुश्त एक साथ मिले, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है 5 बार मिलने के बजाय। 2018 के चुनाव में जय और वीरू की जोड़ी काफी प्रसिद्ध हुई, जो टी.एस. सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल जहां अपनी भूमिका बदल चुके हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने बैटिंग की, उसके बाद आज मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के रूप में हैं और ये जोड़ी काका बाबा हो चुकी है। ये कितना प्रभाव दिखा पाएंगे? टी.एस. सिंहदेव की भूमिका के बारे में एक अलग चर्चा हो रही है, कुछ शांत नजर आ रहे हैं। क्या सरगुजा तक सीमित होगा या कुछ प्रभाव छोड़ भी पाएंगे वो? देखिए, सरगुजा की जनता ने पिछली बार उन्हें पूरा आशीर्वाद दिया था और जब उनके 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनने की जो बात कही गई थी और जिसको प्रोजेक्ट किया गया था, जब वो नहीं हुआ, चुनाव के 2.5 महीने पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया, तो जनता के बीच में थोड़ा सा उनके प्रति मतलब एक कहना चाहिए अविश्वास, असंतोष या जो भी कहिए ठगा हुआ महसूस करने की। 14 सीटें हैं सरगुजा की, तो आप 14 में कितना नंबर देना चाहेंगे भाजपा को? मुझे लग रहा है कि इस बार जरूर आधी सीटें से ज्यादा ही भाजपा को मिल सकती है। जो हमारे टीम के लोग सूरजपुर में, जशपुर में और अंबिकापुर में, ये सारी जगहों पे जब घूमते रहे, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है कि इस बार वहां पे डेफिनेटली बदलाव की बात है। सरगुजा संभाग में काफी बदलाव आएगा, डेफिनेटली बदलाव की बात है। इसी तरह से ऐसी रिपोर्ट हमारे पास बिलासपुर से भी आ रही है। हालांकि बिलासपुर पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं थी, बावजूद इसके 15 में से 7 सीटें अकेले बिलासपुर संभाग से आई थी। ऐसी रिपोर्ट रायपुर और दुर्ग से भी आ रही है। इससे हम मान के चलें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर बराबर की है और कुछ 1-2 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है। आप 90 में से भारतीय जनता पार्टी को क्या 40 प्लस मिलेगी या कम मिलेगी? मेरा ये मानना है कि 45 ±5 पकड़िए आप। 45 ±5 भाजपा की सीटें आएंगी। अच्छा, भाजपा जीत रही है आपके सब? जी। अब ये तय होगा, मैं ये एक चीज पे तय होगा, ध्यान रखिएगा। पिछली बार के चुनाव में 76.88% मतदान हुआ था, जो काफी ऊंचा है। अगर इस बार ये मतदान इसी तरह से रहा, पूरा ऊपर रहा, तो डेफिनेटली भाजपा की 50 सीट। जिस वक्त हमें चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारे पास प्रतिशत आने ही वाला है थोड़ी देर में, ये डिस्कशन आगे भी चलेगा। लेकिन बहुत बड़ी बात आपने कही और आपका अध्ययन जो बता रहा है, हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है, हम भविष्यवक्ता नहीं है, एनालिसिस करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग देते हैं। चुनाव तो अब संपन्न हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। इसी तरह 230 सीटों का मतदान मध्य प्रदेश में भी आज की तारीख में एक बार में हो रहा है, राजस्थान में होने वाला है, मिजोरम में पहले ही मतदान हो चुका है, तेलंगाना शेष है। 5 विधानसभा में कहाँ प्लस माइनस होता है, क्या बातें होती है। कोई जीते ना जीते, राजनीति की सुचिता जीतना चाहिए, लोकतंत्र जीतना चाहिए, मतदान का ईमानदारी से प्रयोग होना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए, वरना हमेशा की तरह गलत लोग राजनीति में हावी हो जाएंगे। क्योंकि हमारा हमेशा से मानना है राजनीति खराब नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो संतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।